हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में एक ऐसे विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल संविधान के दृष्टिकोण से बल्कि हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस विषय वस्तु से काफ़ी प्रश्न आते हैं। एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, माइन्यूटली इसको समझने की ज़रूरत है। और आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में या अन्य परीक्षाओं में, आपके अधिकांश प्रश्न निश्चित रूप से सॉल्व होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है आपातकाल, इमरजेंसी। भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने व्यवस्था किया था, सामान्य दिनों के साथ साथ उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों पर भी काफ़ी गहन विचार विमर्श किया होगा। और तभी उन्होंने इस पर एक अलग भाग 18, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका वर्णन है, अलग से व्यवस्था किया कि किस प्रकार आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय राज्य व्यवस्था संचालित होगी। दोस्तों, यह आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना है। और यह आपातकाल के जो प्रकार हैं, टाइप हैं, वो 3 प्रकार के हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, राज्यों में प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। एवं तीसरा है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। यहाँ हम एक एक करके तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी, ये किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्या प्रावधान है, क्या प्रोसेस है, इससे संबंधित और क्या क्या विषय वस्तु हैं, कैसे इसको वापस लिया जा सकता है, इसके प्रभाव क्या होंगे और ये कब कब लगाया गया, इन विषयों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है आधार। राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर लगाया जा सकता है। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये युद्ध और बाह्य आक्रमण को अलग से एक शब्द दिया गया है, बाह्य आपातकाल। ये कोई टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं बाह्य आपातकाल। और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो लगाया जाता है, आर्म्ड रिवेलियन, इसको आंतरिक आपातकाल की संज्ञा दी गई है। यहाँ एक प्रश्न जुड़ा हुआ है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की चर्चा नहीं थी। उस समय आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उस आधार पर 1975 में आपातकाल लगाया भी गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह को समाविष्ट किया गया और आंतरिक अशांति को यहाँ से हटा दिया गया। तो अब हमें याद रखना है कि आप वर्तमान समय में 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति की बात कहीं नहीं है, इसलिए उसको भूल जाना है। दूसरा कि जो प्रोसेस है आपातकाल लगाने, क्या प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया को ध्यान में रखना है। एक एक स्टेप को ध्यान में समझना है, फ्लो चार्ट को ध्यान से देखना है। पहला, कैबिनेट के लिखित परामर्श पर, कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर प्रेसिडेंट इसकी उद्घोषणा करते हैं और प्रेसिडेंट की घोषणा को 1 माह के भीतर पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना होता है। यदि पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया तो वही समाप्त हो जाता है, और अगर पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया तो यह 6 माह के लिए घोषणा लागू हो जाती है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, अप्रूवल का सेंस यहाँ है विशेष बहुमत से अप्रूव करना है। और विशेष बहुमत का प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन में लाया गया। एक एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से आप इसको देखेंगे। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का 50% से ज्यादा प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों होना चाहिए। विशेष बहुमत को हमेशा ध्यान रखना है। जब कभी भी भारत संविधान में विशेष बहुमत की बात आए तो आपको ध्यान में रखना है 50% प्लस 50% ज्यादा प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और यहाँ 6 माह लागू जब होगा, तो जब इसको 6 माह से आगे बढ़ाना होगा तो पुनः इसी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया संसद में पारित की जाएगी और देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ
दिस प्रोक्लामेशन यहाँ अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन यहाँ आता है कि कब तक लगाया जा सकता है, तो ये अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। दूसरी बात, एक केस यहाँ पर है कि सपोज कीजिए कि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दिया और लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा नहीं है, तो क्या होगा? या 6 महीने से बढ़ाने की बात आ रही है, लोकसभा का विघटन हो गया तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में यह प्रावधान है कि राज्यसभा का संकल्प पारित होगा और यह उद्घोषणा आगे जारी रहेगी। कब तक? जब तक कि लोकसभा पुनर्गठित नहीं हो जाए। लोकसभा के पुनर्गठन होने के प्रथम बैठक के 30 दिन तक यह लागू रहेगा। मतलब उसको 30 दिन के अंदर लोकसभा से पारित करवा लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि दोनों सदनों का अप्रूवल जरूरी है, तो लोकसभा नहीं है तत्काल राज्यसभा से अप्रूवल मिल जाता है और फिर लोकसभा से अप्रूवल के लिए जो दोबारा पुनर्गठित होती है 30 दिन के अंदर, उसका पुनर्गठन के बाद 30 दिन के अंदर इस प्रस्ताव को लोकसभा के सामने प्रस्तुत करना होता है और उसको लोकसभा जब पारित कर देती है तो आगे कंटिन्यू रहता है। दूसरा, ये तो हो गई लागू करने की प्रक्रिया। तीसरा, जब लागू होता है तो इसकी समाप्ति कैसे होगी, रिवोकेशन कैसे होगा, समाप्ति कैसे होगी? तो समाप्ति के बारे में प्रावधान है, एक तो कि राष्ट्रपति खुद ही इसको समाप्त कर सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी वापस ले सकते हैं। दूसरा, लोकसभा के संकल्प के द्वारा, रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यह लोकसभा का संकल्प भी 44वें संविधान संशोधन में। दोस्तों आपको याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिए यहाँ पर आ रहा है 1977 का। तो इसमें क्या है कि मिनिमम 110 मेंबर लोकसभा के एक संकल्प लेकर आएंगे और यह संकल्प 2 केस यहाँ होगा। यदि सत्र चल रहा है तो स्पीकर के पास जाएगा, और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट के पास संकल्प जाएगा और यथास्थिति जैसा केस होगा, दोनों ही व्यक्ति जैसे होंगे, 14 दिनों के अंदर इस संकल्प के यहाँ पहुंचने के 14 दिनों के भीतर सदन की बैठक बुलाई जाएगी, विशेष बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में सामान्य बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। सामान्य बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 लोग इसको समर्थन करेंगे। तो अगर यह संकल्प पारित हो जाता है तो माना जाएगा कि आपातकाल रिवोक हो गया, वापस ले लिया गया और समय से आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे प्रश्न उठता है कि यह आपातकाल की जो बातें हैं, इतना जो तथ्य हम लोगों ने पढ़ा, आपातकाल कब लगाया जा सकता है? क्या युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की घटनाएं हो रही हैं तभी, या कोई अन्य केसेस भी हो सकता है? यहाँ 3 बातें ध्यान रखना है। एक, ये तो जब स्थिति ऐसी बन गई हो, मतलब युद्ध की स्थिति हो, बाह्याक्रमण की स्थिति हो या आर्म्ड रेबेलियन की स्थिति हो, तब ये लागू होगा, लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर ऐसा अंदेशा हो, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में युद्ध होने की संभावनाएं हैं, मतलब संभावना अगर होती है, संभावनाओं के आधार पर भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और तीसरा कहता है कि क्या यदि पहले से आपातकाल लगा हुआ है तो फिर से लग सकता है? अगर पहले से आपातकाल लगा हुआ है फिर भी दोबारा लग सकता है। आप ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे आगे। 1975 में, 71 में पहले लगाया गया था और फिर से 1975 में दोबारा लगाया गया था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1971 में दूसरी बार लगाया गया था और 1975 में पुनः तीसरी बार, पहले आपातकाल लगे रहने के बावजूद लगाया गया था, तो दोबारा भी लग सकता था। 3 कंडीशन है, यदि तीनों में से कोई कंडीशन हो तब, अगर ऐसी संभावनाएं हो तब भी, मतलब युद्ध के पहले भी, बाह्याक्रमण के पहले भी, और यदि आपातकाल लागू हो तब भी दोबारा लागू हो सकता है। आगे इसके आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं, तो प्रभाव को भी हम 3 बिंदु तक देखेंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीसरा है लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल। तो पहला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषय तक हो जाता है। अनुच्छेद 353 में की व्यवस्था है, मतलब संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करें। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी संघीय संसद को प्राप्त हो जाती है, ये आर्टिकल 354 में है। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाती है यदि संसद का सत्र न चल रहा हो। चौथा, राजस्व वितरण को भी
परिवर्तित कर सकते हैं राष्ट्रपति इमरजेंसी में। और ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने की जरूरत है एक एक करके। नेक्स्ट है कि आपातकाल में मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, मर्यादा के लिए और उनके विकास के लिए फंडामेंटल राइट बहुत ही अभूतपूर्व व्यवस्था है संविधान में। फिर भी अनुच्छेद 358 और 359 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि यदि आपातकाल लागू हो तो आर्टिकल 19 से संबंधित स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं और जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो पुनः यह वापस मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा 359 में यह व्यवस्था है 19, 20, 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जा सकता है का मतलब हुआ कुछ को किया जा सकता है, कुछ को नहीं भी किया जा सकता है। यहाँ 19 इसलिए शामिल है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 19 इसलिए शामिल किया गया है, 19 यहाँ है इसलिए चूंकि हम जानते हैं कि 20 और 21 को छोड़कर, है ना, 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं। 20 और 21 किसी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं होगा। यहाँ 19 लिखने से कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि 19 ऑलरेडी सस्पेंडेड है। राष्ट्रपति की घोषणा इसके लिए है तो 19 के लिए नहीं होती है, 20-21 तो होता ही नहीं है। तो बाकी सारे आर्टिकल्स के लिए राष्ट्रपति की घोषणा की जाती है कि ये मौलिक अधिकार निलंबित रहेंगे ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और उसमें यह भी लिखा रहता है कि इमरजेंसी के समाप्ति के बाद वह पुनः लागू हो जाएंगे। ये जरूरी होता है लिखना। दूसरा कि आपातकाल में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए एक बार में, फिर से बढ़ाना होगा तो फिर 1 वर्ष बढ़ सकता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल भी है कि 5वीं लोकसभा को बढ़ाया गया था इस केस में, 1975 वाले केस में, है ना, 1 साल के लिए यहाँ बढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से इसके प्रभाव हैं। फिर अगला प्रश्न होता है कि अभी तक कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगाए गए हैं। तो अभी तक 3 बार लगाया गया। आप सभी लोग जानते होंगे 3 बार लगाया गया है। पहला 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक पीरियड दिया हुआ है। यह था अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट अभी है, इस पर चाइना ने आक्रमण किया था। यह जो था चीन के आक्रमण के बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। और दूसरा 1971 में लगाया गया, 13 1971 को 21 मार्च 77 तक रहा। यह पाकिस्तान के साथ, है ना, पाकिस्तान ने अटैक किया था उस समय। ये दोनों के दोनों बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया। ये भी प्रश्न पूछता है। ये दोनों के दोनों बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए हैं। 77 तक प्रभावी रहा। और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर यह एकमात्र लगाया गया था, 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977। यहाँ ध्यान देना है कि यह दूसरा आपातकाल लागू था, उसके बावजूद भी तीसरा आपातकाल 75 में लगाया गया था। लेकिन इसका आधार था आंतरिक अशांति। उस समय इंदिरा गांधी के शासनकाल में कुछ समस्याएं हुई थी जिसका डिस्कशन अलग से किया जा सकता है। तो इसके आधार पर तीसरा लगाया गया था। तो अभी तक 3 बार लगाए गए हैं, 2 बाह्य आक्रमण, 1 है आंतरिक अशांति। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अभी कोई इमरजेंसी नहीं लगाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। युद्ध के आधार पर भी कोई नहीं लगाया गया है, यह भी ध्यान रखना है। और आंतरिक अशांति के आधार पर अब नहीं लगाया जा सकता है, यह भी ध्यान रखना है, कौन नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, राष्ट्रपति कौन थे उस समय, प्रधानमंत्री कौन थे, भी ध्यान रखना है। एस राधाकृष्णन, पहला आपातकाल में एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। दूसरा में बीवी गिरी राष्ट्रपति थे और तीसरा इनके उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और थर्ड में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये सारा पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, जिसको बेहतर तरीके से याद रखने की जरूरत है। पुनः आता है इसका विस्तार क्या होगा। जब राष्ट्रपति प्रोक्लामेशन करेंगे इसका, तो जाहिर है कि इसका विस्तार क्या होगा। तो प्रश्न इसमें आता है कि विस्तार क्या होगा। इसका विस्तार पहला पूरे भारत में हो सकता है, दूसरा किसी खास राज्य क्षेत्र में हो सकता है, और तीसरा किसी खास भूभाग में हो सकता है। 3 पार्ट में इसको हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार पूरे भारत में होगा, तो अलग अलग इसको समझना है। पूरे भारत में या किसी राज्य क्षेत्र में या किसी टेरिटरी में, छोटे से भूभाग में भी लागू हो सकता है। पुनः क्वेश्चन आता है कि क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। तो 38वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं लाया जा सकता या उसके परे है। परंतु 14वें संविधान संशोधन के द्वारा उस व्यवस्था को चेंज कर दिया गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि अगर यह दुर्भावनापूर्ण स्थिति से लाया गया हो तो
इसकी समीक्षा हो सकती है, न्यायपालिका के द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। आगे हम लोग फिर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब हम लोग आगे राष्ट्रपति शासन राज्यों में और वित्तीय आपात के बारे में कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप ध्यान से चीज़ को देखेंगे। लास्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी हल करने हैं, इसलिए अंत तक वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप हर समय एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि एक एक पॉइंट इसमें से है जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी वो छूट जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल की बात हम लोग कर रहे हैं। ये आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन। चूँकि राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है, इसीलिए इसको राज्य आपात भी कहा जाता है। राज्य आपात या संवैधानिक आपात की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसको सिर्फ ध्यान में रखना है कि हाँ, राज्य आपात का तात्पर्य क्या है, संवैधानिक आपात का तात्पर्य क्या है, तो ये आपको जानने की जरूरत है। कहा जाता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तो राष्ट्रपति वहाँ 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं और ऐसी सूचना उन्हें राज्यपाल या अन्यथा, ये अन्यथा शब्द काफ़ी जरूरी है समझना। सामान्यतः लोग समझते हैं कि राज्यपाल के द्वारा दी गई सूचना पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो यह सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि केवल राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं। वो उनको अगर जानकारी स्वयं भी हो जाए या मीडिया के द्वारा हो जाए या फिर इसी तरीके जानकारी हो, कोर्ट के माध्यम जानकारी हो कि तंत्र का सही ढंग से नहीं चल रहा है, यहाँ पर यह प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत लगाया जा सकता है। दूसरा है आर्टिकल 365, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसमें है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वहाँ संविधान तंत्र का पालन नहीं हो पा रहा है और ऐसी स्थिति में 356 लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको ये ध्यान रखना, आखिर ऐसा किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में कहीं व्यवस्था होगी तभी तो ऐसा है कि संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन हुआ, राज्यों ने निर्देश नहीं माना। तो यह आप आंसर भी देंगे, साथ साथ आप क्यूरियस रहेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे कि क्या होने वाला है, इस पर क्या होगा। आप देखेंगे क्या, यहाँ आर्टिकल 256 और 257 में इसका उल्लेख है। 256 में इसका उल्लेख है कि यदि राज्य को केंद्र के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यह माना जाता है कि राज्य के द्वारा संवैधानिक तंत्र ठीक से चलाया नहीं जा रहा है। दूसरी बात, 257 में केंद्रीय महत्व के संचार के साधन, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, अगर इसकी सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है, यदि राज्य इस दायित्व को निर्वहन करने में सक्षम नहीं है या नहीं करता है या करने में आनाकानी करता है, तो यह माना जाएगा कि वहाँ का तंत्र संवैधानिक प्रक्रिया का रूप चलाया नहीं जा रहा है और ऐसी स्थिति में वहाँ 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ 356 केवल राज्यपाल या अन्यथा राष्ट्रपति समाधान की बात करता है, लेकिन यहाँ निर्देशों को नहीं मानने के आधार पर 356 लगाने की बात होती है। ये सारे प्रोसेस 365 में लिखे हुए हैं। यहाँ हम लोगों को 3 तरह के आर्टिकल देखने को मिलता है। लगेगा 356 ही, लेकिन आधार होगा 256 और 57 का पालन नहीं करना। ये सारी प्रक्रियाओं का उल्लेख 365 में। तो राष्ट्रपति शासन का प्रोसेस जो है 365 में भी है, ये हमें ध्यान में रखना है। और 356 के साथ साथ यहाँ पर 355 भी आपको जानना चाहिए। कभी कभी प्रश्न आता है, 355 में है कि केंद्र का यह दायित्व होगा कि राज्य का तंत्र बेहतर तरीके से चले, संवैधानिक तंत्र वहाँ का पालन हो वहाँ, और राज्य की सुरक्षा विकास की जिम्मेदारी केंद्र की होगी। तो 356 लगाने के पहले 355 के बारे में कहा जाता है, वह ध्यान देना चाहिए। यह अलग डिबेट का विषय है, प्रश्न भी आया हुआ है, मुख्य परीक्षा में भी इसके प्रश्न आते हैं। एक बार प्रश्न आया था कि 356 को पढ़े जाने के पूर्व 355 को पढ़ा जाना चाहिए। मतलब 356 लगाने के पहले केंद्र को चाहिए राज्य की सुरक्षा और राज्य के बारे जो कुछ समस्याएं हैं उसको बारीकी से देखें, नज़र रखें। अगर वो फिर
फिर भी अगर वहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तब 356 लगाया जाए। आगे प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रक्रिया हम लोगों ने पहले पढ़ा है राष्ट्रीय आपात में भी। तो वहाँ था कैबिनेट, यहाँ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश होगी और प्रेसिडेंट के पास ये सिफारिश जाएगा। प्रेसिडेंट घोषणा करेंगे राष्ट्रपति शासन की, और यह 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट में इसको लाना होगा। संसद में अनुमोदन के लिए 2 महीने के अंदर ही लाना होगा, 2 महीने के बाद नहीं, 2 महीने के अंदर लाना होगा। और पार्लियामेंट यदि इस डिक्लेरेशन को अप्रूव नहीं करती है तो यह वहीं समाप्त हो जाएगा, और यदि उसको अप्रूव कर देती है, अगर अप्रूव कर देती है तो ये लागू हो जाएगा 6 महीने के लिए। ये ध्यान रखना है, यह काल 6 माह के लिए है। और अप्रूवल जो होता है सामान्य बहुमत। हम यहाँ पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर 2 महीना है, राष्ट्रीय आपात में वहाँ 1 माह था, ये डिफरेंस को समझना है। यहाँ सामान्य बहुमत है, वहाँ पर विशिष्ट बहुमत था, विशिष्ट बहुमत था, ये याद रखना है। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी याद रखना है। ये विशिष्ट बहुमत, यहाँ 1 माह, ये है राष्ट्रीय आपात के लिए, राष्ट्रीय आपात के लिए, ये है राष्ट्रपति शासन के लिए दोनों। अब यहाँ 6 महीने के लागू हो जाएगा, और 6 महीने के बाद अगर इसको आगे बढ़ाना होगा तो फिर से संसदीय प्रक्रिया के 6 महीने आगे बढ़ेगी। यह यहाँ हो गया 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद आगे बढ़ाने के लिए यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। फिर वहाँ पर एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। तो अगर 1 वर्ष से फिर आगे बढ़ाना होगा, यहाँ पर 2 कंडीशन है। यदि पूरे भारत में या किसी राज्य में या भारत के किसी भी भाग में अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो, यदि भारत में कहीं भी राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो, एक, और दूसरा है यदि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, चुनाव नहीं कराया जा सकता, तब ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा फिर से 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर अगर बढ़ाना होगा 6 महीने फिर बढ़ जाएगा। फिर यहाँ 1 साल हो गया, 2 वर्ष, यहाँ फिर वही स्थिति होगी। 2 कंडीशन यहाँ फिर आएगा, इसको ध्यान रखना है। दोनों कंडीशन यहाँ लागू होगा, फिर से 6 महीना और फिर 6 महीना लागू होगा, फिर 3 वर्ष हो गया। यह बात बहुत ही ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है नॉर्मली। इसके आगे जब बढ़ाना होगा तो फिर इस तरह की कोई प्रक्रिया यहाँ नहीं होगी। सिंपल संविधान में संशोधन करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। और ऐसे एग्जाम्पल हैं, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। पंजाब में 64वां संविधान संशोधन किया गया था 1990 में, और इसको आगे बढ़ाया गया था, 3.5 साल किया गया था। फिर 66वां संविधान संशोधन, 67वां, 68वां, ऐसा करके 6-6 महीना से बढ़ाया गया, और मैक्सिमम अवधि तक अभी तक रिकॉर्ड है पंजाब का संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का। तो ये इस तरह से ये प्रक्रियाएँ हैं ऐसे जो आपका आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ इस बात को हम समझते हैं कि दोबारा देखने की जरूरत हो सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ ध्यान देंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सिफारिश के बाद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, प्रोक्लामेशन कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना होगा। पार्लियामेंट अगर उसी समय उसको रिजेक्ट कर देती है, नॉट अप्रूव करती है, ये समाप्त हो जाएगा। यदि अप्रूव करती है तो वह लागू हो जाएगा। अप्रूव करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, और वह 6 माह का लागू होगा। 6 माह से आगे बढ़ाने के लिए पुनः वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन 1 वर्ष से आगे नहीं बढ़ सकता है नॉर्मली। 1 वर्ष आगे बढ़ाने के लिए 2 कंडीशन होंगे। पहला है यदि भारत में या भारत के किसी राज्य में या कहीं राष्ट्रीय आपात लागू हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने यह निर्णय दिया हो कि अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, तो यह फिर 6 महीने आगे बढ़ेगा। पुनः 6 महीने आगे बढ़ेगा, 2 साल। 2 साल के बाद फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर 6-6 महीने के 2 बार बढ़ेगा। 3 वर्ष के बाद इसको इस प्रकार से बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन ही एकमात्र उपाय है, और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, इसकी समाप्ति कैसे होगी? समाप्ति के लिए प्रेसिडेंट ही सक्षम है। प्रेसिडेंट किसी समय इसको वापस ले सकते हैं, किसी समय इसको वापस राष्ट्रपति ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
इसमें संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। यहाँ फिर हम लोग डिफर कर रहे हैं राष्ट्रीय आपात में। वहाँ पर क्या था कि लोकसभा अगर है ना 1/10 मेंबर के द्वारा प्रस्ताव लाती है तो विशेष बैठक बुलाया जाएगा, और विशेष बैठक में अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वहीं पर राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। आगे फिर है आपका इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है अगर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है, क्या इसका इफेक्ट होता है। तो पहला है कार्यपालिका पर क्या इफेक्ट होगा। राज्य की कार्यपालिका जो सीएम के नेतृत्व में गठित है वो जनरली उसको भंग कर दिया, डिजोल्व कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति वहाँ का प्रशासक होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो प्राधिकृत होगा वह व्यक्ति वहाँ पर काम करेगा। दूसरा, विधायिका में क्या है, यहाँ जो लेजिस्लेटिव है, विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, कभी कभी डिजोल्व भी कर दिए जाते हैं, हालांकि सस्पेंड ही किया जाना चाहिए। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति स्टेट लिस्ट पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब। दूसरा, वित्तीय संबंधी जो नियम कानून है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ का वित्त विधेयक, धन विधेयक अपने पास मंगवा सकता है और खुद ही उसको देख सकता है। दूसरा, जुडिशरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाईकोर्ट की शक्तियों पर किसी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब राष्ट्रपति शासन का प्रभाव न्यायिक मामलों में नहीं पड़ता है, केवल इस मामलों में पड़ता है। यहाँ इससे बेसिकली ये सारे इन्फॉर्मेशन है, आपको दिमाग में इसको रखना चाहिए। फिर क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको दिमाग में रखेंगे, आप जानते भी होंगे। अगर प्रश्न आता है कि बताइए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया, तो सबसे पहले कहाँ लगाया गया, तो क्वेश्चन है सबसे पहले कहाँ लगाया गया, तो पंजाब। सबसे पहली बार पंजाब में लगाया गया था 1951 में। सर्वाधिक समय तक कहाँ लगाया गया था, तो पंजाब। दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक समय तक कहाँ लगाया गया था, तो पंजाब। सबसे कम समय तक कहाँ लगाया गया, कर्नाटक, 7 दिन। कर्नाटक में मात्र 7 दिन के लिए लगाया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है सर्वाधिक बार कहाँ लगाया गया है, अभी तक में सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाया गया, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी याद रखेंगे आप 10 बार। उसके बाद बिहार 9 बार, केरल 8 बार। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी तक नहीं लगाए गए हैं, तो 2 राज्य है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए गए हैं, जबकि बाकी सारे राज्यों में लग चुके हैं। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको दिमाग में रखना है, कहीं प्रश्न यहाँ नहीं छूटना चाहिए। यहाँ एक चीज़ जो हम लोग राष्ट्रीय आपात में पढ़े थे, यदि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया हो, संसद का अनुमोदन करना है, इसी समय लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो वही प्रोसेस होगा कि राज्यसभा का अनुमोदन के बाद वह जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब पुनः जब नई लोकसभा का गठन होगा तो प्रथम बैठक के 30 दिनों के अंदर इस प्रस्ताव को वहाँ प्रस्तुत करना होगा, और लोकसभा उसको अनुमोदन कर देती है, तो ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वित्तीय आपात की बात हम लोग करते हैं, अनुच्छेद 360। चूँकि अभी तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, इसलिए बहुत से व्यवहारिक बातें जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं संशोधन संबंधी या कुछ और राष्ट्रपति शासन में, वैसा यहाँ पर आगे नहीं है। फिर भी आधार पहला है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में वित्तीय संकट है या वित्तीय स्थिरता को खतरा है, वित्तीय स्थिरता को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडेंजर्ड है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहाँ पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। प्रक्रिया इसका इसी टाइप से है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सिफारिश पे होगा, प्रेसिडेंट के पास ये आएगा, प्रेसिडेंट यहाँ जब लागू करेंगे, घोषणा करेंगे, 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से इसका अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। पार्लियामेंट जब आता है तो पार्लियामेंट अगर अप्रूव नहीं करती है तो यह लागू नहीं होगा, अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है सामान्य बहुमत द्वारा तो यह लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है, यहाँ कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, जैसे वहाँ 6 महीने की बात थी, ऐसा यहाँ पर नहीं है, केवल 2 महीना कॉमन है। देखिए फिर से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे 2 महीना और यहाँ देखेंगे 2 महीना, ये 2 महीना राष्ट्रपति शासन में 2 महीना है, फिर वित्तीय आपात में 2 महीना है,
लेकिन आपको हमने बताया था राष्ट्रीय आपात में 1 महीना था, यहाँ मात्र 1 महीना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर सामान्य बहुमत है, देखिए यहाँ भी सामान्य बहुमत है, राष्ट्रीय आपात में विशिष्ट बहुमत है। डिफरेंसेस को समझने की जरूरत है। यहाँ पर 6 महीना है, राष्ट्रीय आपात में भी 6 महीना था, और यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए, यहाँ पर नो टाइम लिमिट नहीं है। दूसरा क्या है कि इसको लगातार जारी रखने के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर कंटिन्यू जारी करना है, जैसे यहाँ पार्लियामेंट 6 महीना के लिए, यहाँ आप देखेंगे कि 6 महीने से आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। राष्ट्रीय आपात में भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन वित्तीय आपात में आगे बढ़ाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, ये आगे बढ़ता जा सकता है। चूँकि अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रिवोकेशन कैसे होगा, इसकी समाप्ति कैसे होगी? समाप्ति होगी, प्रेसिडेंट कभी भी इसको वापस ले सकते हैं, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट नीडेड, संसद के द्वारा अनुमति की जरूरत यहाँ नहीं है समाप्ति के लिए। यहाँ फिर यहाँ हम लाना चाहेंगे, यहाँ भी संसद की अनुमति आवश्यक नहीं थी, राष्ट्रपति शासन में नहीं थी, राष्ट्रीय आपात में थी। राष्ट्रीय आपात में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा का है ना अनुमोदन चाहिए, लोकसभा के द्वारा संकल्प चाहिए, लेकिन यह राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में रिवोकेशन के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरत नहीं है। आगे आता है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वित्तीय आपात लागू होने क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो पहला है, राज्य के वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। मतलब केंद्र निर्देश जारी कर सकती है कि कैसे खर्च करना है, वित्त संबंधी मामलों में निर्देश दे सकती है। राज्य द्वारा पारित जितने भी मनी बिल, फाइनेंस बिल होंगे, प्रेसिडेंट उसको रिजर्व कर सकता है। वेतन भत्ता में कटौती की जा सकती है। न्यायाधीशों के सहित हम जानते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन भत्ता में कटौती नहीं किया जा सकता, लेकिन वित्तीय आपात में उनके वेतन भत्ते में कटौती हो सकती है। दूसरा, जो राजस्व का बंटवारा है केंद्र राज्य के बीच में, राजस्व सेंटर स्टेट के बीच में जो बंटवारा है, बंटवारे को यहाँ पर परिवर्तित किया जा सकता है, राज्य के हिस्से को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये सारे इफेक्ट इसके हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रकार से राष्ट्रीय आपात के सारे बिंदु स्पष्ट हैं। आप इसको देखेंगे, बार बार इसको समझेंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट जो नोटिस करने लायक है उसको बेसिकली बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। आप नोट भी करेंगे, अपने कॉपी में नोट्स बनाना चाहिए, और जो पार्ट इंपॉर्टेंट लगता है अपने तरीके से अपने कॉपी में बनाएं, वीडियो को देखें, अपने तरीके से कॉपी में बनाएं। और इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप ध्यान से प्रश्न उत्तर साथ में आप भी देंगे और हम लोग भी। अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोग क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और खुद भी प्रश्न के साथ साथ मेरी आवाज़ के साथ साथ हल करने की कोशिश जरूर करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य के संदर्भ में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, यहाँ ध्यान रखना है राज्य के संदर्भ की बात हो रही है, 356 की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचना है। तो उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। यहाँ यह समझना है कि अनुच्छेद 19 के निलंबन की बात राष्ट्रीय आपातकाल में होता है, अनुच्छेद 352 का विषय है, इसलिए यह सही नहीं होगा। दूसरा है, उस राज्य की विधानसभा स्वयं भी गठित हो जाती है, स्वयं भी गठित होने की कोई बात नहीं है, अतः यह स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की भी शक्तियां धारित कर लेता है। उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में किसी प्रकार की बातें इस अनुच्छेद 356 के तहत नहीं है, केवल कार्यपालिका, विधायिका और फाइनेंशियल जो रिलेशंस हैं वो प्रभावित होता है, जुडिशरी को प्रभावित नहीं करता। अतः चौथा है, भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो पहला का आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में सत्य है? पहला है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। यह सही है कि अनुच्छेद 356 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार, पुनः मौलिक अधिकार की बात जब हो रही है तो आर्टिकल 352 से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। दूसरा, यह केवल राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है। रिवोकेशन की बात हो रही है, रिवोकेशन में केवल राष्ट्रपति ही कभी भी एक घोषणा के द्वारा इसको वापस ले सकते हैं, लोकसभा के संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर है जो ये गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, तो 1 सही है, 2 सही है, तीसरा गलत है। चौथा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन अथवा उसे जारी रखने संबंधी संकल्प सामान्य बहुमत द्वारा, ये ध्यान रखना, सामान्य बहुमत द्वारा यह सही है। राष्ट्रीय आपात को
अनुमोदन के लिए विशिष्ट बहुमत चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लिए सामान्य बहुमत चाहिए, इसलिए इसको ध्यान में रखना, डिफरेंसेस को समझने की जरूरत है। आंसर डी 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ने यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषित राष्ट्रपति शासन की न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? तो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की बात भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। यह हमें जानकारी रखनी है, क्योंकि जब 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, उसका काफ़ी है ना देश में आलोचना हुई थी, और एक शाह आयोग का गठन भी किया गया था, जिसने यह बताया था कि शाह आयोग की बात हम लोग करेंगे। शाह आयोग, उसने यह बताया था कि यह तर्कसंगत नहीं है, इसलिए 44वें संविधान संशोधन की बात आई और उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 356 और 352 के संबंध में सही है? मतलब दोनों आर्टिकल को यहाँ जोड़ रहा है, दोनों आर्टिकल को जोड़कर देखना है। तो पहला है अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि 3 साल, हम लोगों ने पढ़ा था कि 356 के तहत अधिकतम 3 साल है, 6 महीने के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है, दूसरे बार बढ़ाया जा सकता है, फिर 2 कंडीशन था, फिर 6 महीने के बढ़ाते हुए 3 साल तक जा सकते हैं। 3 साल के बाद इसको अवधि को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है, यह ध्यान रखना है। अधिकतम अवधि 3 साल, लेकिन 352 राष्ट्रीय आपात में यह अनिश्चित समय तक जारी रह सकता है। 6 महीने की अवधि को बार बार बढ़ाकर संसद के अनुमोदन से बढ़ सकता है, इसलिए यह कथन सही है। बाकी जो दूसरा है जस्ट इसका उल्टा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के निलंबन संबंधित है? यह राष्ट्रीय आपात की अवधि में फंडामेंटल राइट के निलंबन से संबंधित है। उसमें अनुच्छेद 19 का निलंबन स्वतः हो जाता है जब राष्ट्रपति की उद्घोषणा होती है। मौलिक अधिकार के भाग 3 का अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358। डी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते? या तो वेल नोन क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होता, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रेबेलियन को कब अपनाया गया? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, जिसकी आलोचना हुई थी, और जनता पार्टी की सरकार ने चेंज किया था संशोधन के थ्रू, और आंतरिक अशांति को हटाकर 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह शब्द को समाहित किया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल भारत में सर्वाधिक बार लागू किए गए? अधिकतम बार कौन लागू किए गए? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, आप लोग जानते हैं, 1962, 1971, 1975। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, और राजनीतिक आपातकाल जैसी कोई बात नहीं है। संवैधानिक आपातकाल ये लगा है सर्वाधिक बार, 100 टाइम से भी ज़्यादा लगा है, इसलिए यह आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषणा करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360। और एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो कानून की प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सब तो नहीं है, और वाइमर संविधान से आपातकाल लिया गया था, इसलिए मूल अधिकार निलंबन जो है यह सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार 10 क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं, और चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने और क्वेश्चन इसमें नहीं डाला, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए ये लाभप्रद होगा। आप लगातार मेहनत करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कौन से क्लासेस चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।